बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी को। प्लेटो की फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट होती है, उसका जो ईरा है वो 427 है बीसीई, और वफ़ात उसकी 347 में होती है। उसका रियल नेम जो है ना, एरिस्टोटल्स था प्लेटो का रियल नेम। और प्लेटो उसका खताब था, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कायद अज़म का असल में नेम था, और उनका जो खताब था वो कायद अज़म था। उसी तरीके से उसको प्लेटो इस वजह से कहा जाता था बिकॉज उसका ना, उसकी जो जो ये माथा था उसका बड़ा चौड़ा था। एथलीट था चूंकि वो, और जिस्म भी बड़ा चौड़ा था, सीना वगैरह ना। तो उसको कहा जाता था कि वो प्लेटो, इसे उसको कहा जाता था। ग्रीक में प्लेटो उस आदमी को कहते हैं कि जो जिसका माथा चौड़ा हो। अब इसमें दो राय हैं। कुछ कहते हैं कि उसको इस वजह से प्लेटो कहा जाता था बिकॉज के वो बहुत अच्छा एथलीट था और उसका माथा और सीना चौड़ा था। कुछ कहते हैं कि नहीं, असल में उसके माथे चौड़े होने की बात इस वजह से की जाती है कि माथा चूंकि होता है ना, जो हमारा सर होता है वो जहन को या दिमाग को शो करता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि उसके पास इल्म बहुत वसी था, इसलिए उसको प्लेटो कहा जाता था। सो उसने जो अपना स्कूल बनाया, जो अपनी उसने एकेडमी बनाई, उसका नाम उसने एकेडमी रखा। पहला आदमी था कि जिसने किसी भी इंस्टीट्यूशन का नेम एकेडमी रखा। आज हम जब कोचिंग करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो उनको एकेडमी कहा जाता है। लेकिन जो इसका एकेडमी को रखने वाला, आज को पूछे आगे जाके कि ये लफ्ज़ एकेडमी आया कहाँ से है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये एक ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने पहली मर्तबा नेम रखा था एकेडमी। ठीक है, क्योंकि और रखा भी किस पे था कि वो एक ग्रीक ग्रीक हीरो था। एकाडेमस, मेरा ख्याल नाम प्रोनाउंस करेंगे उसको एकाडेमस। और लफ्ज असल में एकेडमी तो हम जल्दी में पढ़ देते हैं ना, असल में इसको जब प्रोनाउंस करते हैं तो एकेडमी होता है। तो एकाडेमस एक ग्रीक हीरो था। उसकी कह लें ट्राइब्यूट के अंदर जो है ना, वो प्लेटो ने नेम रखा एकेडमी। सो अब स्टार्ट करते हैं प्लेटो की फिलॉसफी से। पहले हम बात करते हैं प्लेटो का की जो फिलॉसफी थी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज के हवाले से। उसका नॉलेज का कॉन्सेप्ट क्या था वो पहले समझ लें। असल में प्लेटो के नज़दीक इंसान जब मैटर की दुनिया में नहीं ना आया था, जो ये मादी दुनिया इसके अंदर नहीं आया था वो, तो पहले उसकी रूह जो है ना, वो ख्यालाती और तस्वुराती दुनिया में भटकती फिरती थी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चीज़ों का इल्म था, काफ़ी चीज़ों का नॉलेज था। सो जब वो एक मैटर की दुनिया में आया, वो एक मैटर बना और वो इंसानी सूरत के अंदर दुनिया के अंदर आया, तो जिन चीज़ों को उसने तस्वुराती दुनिया में सीखा था, नॉलेज गेन किया था, जब वो उसने मैटर की दुनिया में आने के बाद उन चीज़ों को देखा, तो उसने उनको पहचान लिया और उसको उसने नेम दिया कि मुझे नॉलेज मिल गया। असल में उसको उसने अपनी तस्वुराती दुनिया में देखा हुआ था, इस वजह से। हम भी कहते हैं कि आलम अरवाह की बात करते हैं कि आलम अरवाह में जो है वो फलां आदमी से मैं मिला हूँ, इसलिए मुझे जब उससे मैं मिला तो मुझे बड़ी शनासाई महसूस हुई कि शायद मैं इस आदमी से पहले भी कहीं मिला हूँ, असल में मैं वो आलम अरवाह में मिला था। सो वो इस टाइप की बात कर रहा है कि पहले इंसान जो है, उसकी जो रूह है वो तस्वुराती और ख्याली दुनिया में थी। जब वो आके मैटर की दुनिया में स्टक होके रह गई, इसमें वो एक डायमेंशंस की भी एक तरह से बात कर रहा है कि तस्वुराती दुनिया या किसी और डायमेंशन में रूह थी, वो जब स्टक हो गई और किसी ना किसी तरीके से वो मैटर की दुनिया के अंदर आ गई, तो अब क्या हुआ, अब वो इस दुनिया के अंदर स्टक होके रह गया, इस डायमेंशन में स्टक होके रह गया। तो वो जिस जिन चीज को देखता है और उसको नॉलेज उसके बारे में उसको गेन हो जाता है, तो वो चीजें होती हैं कि जो तस्वुराती दुनिया में उसको पता चली थी। सो आगे बढ़ते हैं। सेकंड उसका है विश टू गो इन इमेजिनरी वर्ल्ड अगेन। वो इमेजिनरी वर्ल्ड जो है ना, उसके बारे में कहता है कि जो हमारी रूह है वो उसी इमेजिनरी वर्ल्ड में दोबारा जाने के लिए तगदो करती है, दोबारा वापस जाने, जो अब उस डायमेंशन में स्टक हो गई है, तो वो क्या क्या चाहती है कि मैं वापस उसी वर्ल्ड में चली जाऊं, वापस उसी दुनिया में चली जाऊं। और ये सोक्रेटिस भी यही ख्याल रखता था। तो कहते कि मैं उस दुनिया में वापस चली जाऊं ताकि उधर जाके मैं उधर की खुशनुदी हासिल करूं।
आपको कॉन्सेप्ट्स कितने मिलते जुलते लग रहे होंगे। जैसे हम कहते हैं कि इंसान जो है वो जन्नत की मखलूक है, जन्नत में पली बड़ी है, जन्नत के अंदर रही है, इसलिए जब वो दुनिया में आती है तो वो कहती है कि मैं जन्नत में वापस जाना चाहती हूँ। इंसान की जो फितरा है ना, जो उसकी जिबिल्लत है, जो उसकी इंस्टिंक्ट्स है, वो वहां जाने का, वापस जन्नत में जाने का जो है वो अ, तकाजा करती है कि मैं वहां 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 जाना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल जब कुरान मजीद के अंदर इंसान से कलाम किया है, उसको उसकी उसकी जजा की एक लालच देने के लिए, रिवॉर्ड्स दिखाने के लिए, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जो है वो दरिया बहाए हुए हैं जन्नत के अंदर, दूध की नहरें हैं, सब्जा, और नेचर की जो है ना वो बात की अल्लाह ताला ने। तो क्योंकि इंसान की जिबिल्लत के अंदर नेचर है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको एड्रेस किया कि असल में तुम इधर जन्नत की मखलूक हो। तो इसलिए हम इस दुनिया के अंदर बेकरार भी हैं। बहरहाल प्लेटो कहता है कि हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर दोबारा जाना चाहते हैं, हमारी रूह जो है वो तकाजा करती, और जब वो हम उस इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं जा पाते, हम सैड हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं। मुख्तलिफ फीलिंग्स हमें, जब हम उस, हमारी सेटिस्फेक्शन जो है, हमारी जो रूह है, हमारी जो वो उस सेटिस्फेक्शन को नहीं पा पाती, हासिल कर पाती, कि जो सेटिस्फेक्शन उसको तसव्वुराती दुनिया के अंदर मिल रही थी, सो वो सैड हो जाते हैं। और जब वो उसको वो मुतमईन और वो सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जो कि तसव्वुराती दुनिया में उसे मिला करती, तो वो खुश रहता है इंसान। इससे कि उसने इमोशंस को भी एड्रेस किया। सो ऐसा ही होता है वैसे भी दुनिया के अंदर। अगर हम देखें, अगर हम एक दुनिया का मीडियम ही ले लें, तसव्वुराती दुनिया में ना जाएं, मतलब मीडियम ले लें दुनिया का ही। अगर फॉर एग्जांपल शहर के अंदर हमें कुछ ऐसी मिल रही हो, चलो एक कंट्री कर लेते हैं, अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका के अंदर हमें अमेरिका में पैदा हो गई या अमेरिका के अंदर रहे, उसमें हमें ऐसी आसाइशें मिली, ऐसी चीजें मिली जो हमारे इंस्टिक्ट्स को और हमारी सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करती हूँ। और जब वो अमेरिका जैसा बंदा पाकिस्तान में आके फंस जाए, तो वो उदास ही होगा, क्योंकि उसको वो चीजें नहीं मिलेंगी, वो मुतमईन, वो जबिल्लत उसकी जिस जो अटैच थी अमेरिका के साथ, वो पाकिस्तान में नहीं मिली, वो सैड हो जाएगा, वो उदास हो जाएगा, वो कहेगा मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट नेचर एंड जिबिल्लत, इंस्टिंक्ट्स। सो उसने जो प्लेटो था, उसके अलावा उसने मेरा ख्याल हेरोक्लाइटस और उसकी जो पार्मेनिडिस की डिबेट है, उसका बड़ा कमाल का जवाब दिया। अगर आपको याद हो तो कोई बताना चाहेगा पार्मेनिडिस और हेराक्लाइटस की डिबेट क्या थी? एनीवन वांट टू टेल मी? पार्मेनिडिस और हेराक्लाइटस की क्या डिबेट थी? ओके, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको। हेराक्लाइटस कहता था कि दुनिया जो है ना, वो मुसलसल तब्दीली के अमल में है, वो मुसलसल चेंज हो रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम दुनिया चेंज हो रही है। ये हेराक्लाइटस ने कहा था, आपको दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूँ। और जो पार्मेनिडिस था, उसने कहा था कि दुनिया में जितना भी तब्दीली का अमल है ना, जितना भी चेंजिंग का अमल है, ये सब इल्यूजन है, ये हो नहीं रही, ये इल्यूजन हो नहीं रहा, असल में ये हमारी आंखों का धोखा है। ये किसने कहा था? पार्मेनिडिस ने। और हेराक्लिटस ने कहा था कि नहीं, दुनिया मुसलसल चेंजिंग के अमल में है, और वो चेंज जो करता है वो आग होती है। दोबारा रिमाइंड हो रहा है आप लोगों को ना, जो पढ़ाया था, कि आग के जरिए मुख्तलिफ मैटर्स बनते हैं। जब हम लकड़ी को जलाते हैं, तो वो लकड़ी जब आग को जलाती है, तो उसकी नतीजे में हमें क्या मिलता है? हमें मट्टी मिलती है, हमें हवा मिलती है, हमें अपना आग भी मिलती है, और हमें वो जो कटलिंग साउंड आता है, जब हम आग जलाते हैं तो हमें एक कटलिंग साउंड आता है ना, तो वो वाटर इवेपोरेट हो रहा है। तो मुख्तलिफ मैटर्स हमें मिलते हैं जब हम आग को जलाते हैं, आग में लकड़ी को जलाते हैं। सो ये था हेराक्लाइटस। वो कहता है कि दुनिया तब्दीली की अमल है, मुसलसल चेंजिंग हो रही है। बट पार्मेनिडिस कहता था कि दुनिया एक का जो चेंज है ना, दुनिया का जो चेंजिंग का अमल है, ये दरअसल एक इल्यूजन है, ये हमारी आंखों का धोखा है, असल में नहीं हो रहा। सो इस पर अब प्लेटो ने क्या बात की थी? प्लेटो कहता है कि असल में, अच्छा वही वाली बात जो मेरा ख्याल अपना एनिक्सिमेंडर ने कही थी, हाँ, वही बात जो एनिक्सिमेंडर ने कही थी। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, एनिक्सिमेंडर ने नहीं, मेरे जहन से निकल रहा था, पाइथागोरस था।
हाँ पाइथागोरस था। पाइथागोरस ने कही थी जो बात कि, जी जी हाँ ऋषा, यही बात जो पाइथागोरस ने कही थी कि, पाइथागोरस क्या दिया अपना, यार मुझे क्यों जिन से निकल रहा है, पाइथागोरस नहीं था कोई। चले बताऊंगा आपको कौन था। सो उसने कहा था कि चेंज हो भी रहा है और नहीं भी हो रहा, दोनों के बारे में कहा था कि दोनों ही ठीक है। सेम बात किसने कही? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो मैटर की दुनिया है ना, वो दुनिया है कि जहां मुसलसल चेंज हो रहा है, वो मैटर की दुनिया है। और जो तसव्वुराती दुनिया है, जो ख्यालों की दुनिया है, वो दुनिया है कि जहां पर चेंज नहीं हो रहा, जहां पर पारमेनिडिस की बात ठीक है कि चेंज एक इल्यूजन है तो चेंज नहीं हो रहा, वहां पारमेनिडिस की बात ठीक है तसव्वुराती दुनिया में। मैटर की दुनिया में कौन ठीक है? हेराक्लिटस। कि चेंजिंग तो हमें नजर आ रही है ना, चेंज तो हो रहा है। सो ये प्लेटो ने इसको इस तरीके से एड्रेस किया। और उसके अलावा, चलो एक स्लाइड शेयर करता हूँ मैं आपसे। आ रही होगी नजर आपको? ये मैंने खुद एडिट किया है, इसको देखें जरा। ये इसके बारे में जो प्लेटो बात करता है, वो कहता है कि तसव्वुराती दुनिया में ना, हमें एक सांचा मिल गया था दुनिया का, हर मैटर का ना एक सांचा हमारे तसव्वुर में था। जिस तरह घोड़ा है तो घोड़े का एक सांचा है, सेकंड स्लाइड के अंदर शेर है तो शेर का एक सांचा है, थर्ड ह्यूमन बीइंग है तो उसका एक सांचा है, मोंकी है तो उसका भी एक सांचा है, मोल्ड है उसका, सांचे को इंग्लिश में मोल्ड कहते हैं। सो वो कहता है कि ये देखिए ना, ये जो सांचा है ना, ये हमारी तसव्वुराती दुनिया के अंदर हमें मिल गया था, हमने इसको देखा था, तसव्वुराती दुनिया में हमने इसको पाया। जब हम दुनिया में आए, हमने घोड़े को देखा, उस मोल्ड के अंदर जब हमने उसको फिट किया, उस सांचे के अंदर जब हमने घोड़े को फिट किया, तो हमने फौरन से बोला ये घोड़ा है। हमारी जिबिल्लत ने कहा ये घोड़ा है, बिकॉज हम तसव्वुराती दुनिया में उसका एक सांचा देख चुके थे। और अगर आप लोग, ऐसा है भी, अगर आप देखें तो आप घर में बैठे हों, आपके सामने घोड़ा ना हो, लेकिन आपको कहा जाए घोड़े का तसव्वुर करें जेहन में, तो आपके जेहन में एक सांचा आएगा। प्रॉपर्ली घोड़ा नहीं आएगा, एक सांचा आएगा कि एक चार टांगों वाला, एक उसके सर पे बाल हैं, सो इस तरह का एक जानवर है, वो आपके जेहन में आएगा। तो वो उसी सांचे को, वो जो आपकी थॉट्स के अंदर, आपकी तसव्वुराती दुनिया के अंदर जो सांचा बनता है ना, एक वो स्ट्रक्चर बनता है, उसको प्लेटो कहता है कि वो आपकी तसव्वुराती दुनिया का सांचा था, जिसकी बिना पर आप मैटर्स को फिट करते हो और कहते हो कि ये मैटर देखो, ये लाइन है और ये ह्यूमन बीइंग है और ये फला फला। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं एक बात, प्लेटो एक बहुत जबरदस्त किस्म की उसकी एक कारनामा है कि वो अपनी फिलोसफी को ना, अभी तक हम जिनको पढ़ रहे थे ना, उन्होंने सिर्फ अपना मुख्तलिफ, कभी कहीं पे जाकर बात कर दी, फिलोसफी मेटाफिजिक्स की बात थी, तो वो मेटाफिजिक्स की बात उसकी कहीं पे जाकर पॉलिटिकल फिलोसफी से लिंक नहीं हो रही थी। वो मेटाफिजिक्स में जो उसने गॉड की बात की, या उसने चेंजिंग की अमल की बात की, या उसने कोई भी बात की किसी भी फिलोसफर ने, तो वो उसका लिंक नहीं हो रहा था किसी जगह से। लेकिन प्लेटो एक ऐसा फिलोसफर है, कह ले इसको, कह ले ऑलराउंडर है, कि इसने अपनी तमाम फिलोसफी को लिंक किया, अपनी मेटाफिजिक्स को पॉलिटिकल फिलोसफी से लिंक किया, पॉलिटिकल फिलोसफी को लिंक किया मॉरल वैल्यूज के साथ, मोरालिटी के साथ, और मोरालिटी को एस्थेटिक्स के साथ, एस्थेटिक्स को फिर दोबारा मेटाफिजिक्स के साथ। तो उसने एक लूप बना दिया, एक सर्कल बना दिया, जो सर्कुलेट किया। और उसने फिर इसी पे किताब लिखी ना, द रिपब्लिक, जिसको प्लेटो को गहराई में जानने की है। वैसे मैं द रिपब्लिक बुक का आपको समरी आज दूंगा, समरी बताऊंगा उसकी, लेकिन अगर पूरी आपने पढ़नी तो मंगवाएं और पढ़ें, बड़ी जबरदस्त किताब है। उसमें से बड़ी डिटेल के साथ अपने ख्यालात को डिस्कस किया है। सो अब आते हैं कि इसी, मैं आपको कहा ना कि जो कि लिंक कर रहा था, तो इसी सांचे वाली बात से उसने कैसे मोरालिटी को लिंक किया, अब हम उस पे आते हैं कि उसने किस तरीके से मोरालिटी को लिंक किया इस सांचे वाली बात से, कि हर चीज का एक सांचा होता है। मैं इसको स्टॉप शेयर कर दूं शायद, चले। तो उसने किसी किसी लिंक किया, अब उस पे आते हैं। उसने कहा देखें, एक होता है अच्छा इंसान, एक होता है बुरा इंसान। मोरालिटी यही है ना, मोरल वैल्यूज की बात करना। एक होता है दरमियाना इंसान, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। सो इनके अलग अलग सांचे होते हैं, होता ह्यूमन बींग ही है, होता वो ह्यूमन बींग का सांचा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसका भी अंदाजा लगा लें कि उसकी टांग थोड़ी लंबी कर दें,
या फिर उसका बाजू थोड़ा छोटा कर लें, अच्छाई वाले का बाजू छोटा कर लें, बुराई वाले का बाजू लंबा कर लें, या किसी तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर लें उसका। वह कहता है कि उनके जो सांचे हैं ना, वो चेंज होते हैं। जो अच्छा इंसान होता है, उसका सांचा होता ह्यूमन बींग वाला ही है, बस थोड़ा सा बुरे वाले से चेंज होता है। और जो दरमियाना होता है उसका बाकियों से चेंज होता है। तो उसने इसी तरीके से उसको इसी के साथ लिंक किया। बाकी उसने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट दिया। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ उसकी। ये बहुत ज्यादा, आप यूं समझ लें कि प्लेटो की मेन फिलोसफी ये आपको पेश करने लगा मैं, जिसे उसने रिपब्लिक के अंदर भी एड्रेस किया है। ये उसकी मेन फिलोसफी है, जो कि मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, ये आ गई। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ यूडाइमोनिया, इसको हम किसी के लिए प्रोनाउंस करेंगे, यूडाइमोनिया। प्लेटो ने एक कॉन्सेप्ट दिया। जब उसने अपनी प्लेटो जो है ना, वो एक तरह की रेवोल्यूशनरी, या वो एक रेवोल्यूशन पर या जंगो जदल कर कर रेवोल्यूशन लाने का कायल नहीं था। वो कह रहा था कि लोगों को पहले खुश करो, लोगों की जो पहली जबिल्लत है उसके मुताबिक उसको फिट करो। जो उसने तसव्वुराती दुनिया में अचीव की थी, उसको आइडियल स्टेट यहाँ की बनाओ। अब प्लेटो की आइडियल स्टेट क्या थी सुने। वो कहता था जो तसव्वुराती दुनिया है, उसमें जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना इंसान को, वो सारी सेटिस्फेक्शन उसको इस दुनिया में दो। इसको वो नेम प्रोनाउंस करता है द आइडियल स्टेट से, जिसको रिपब्लिक, जिसकी वजह से रिपब्लिक लिखी उसने। तो अब उसने इंसान को उस तसव्वुराती दुनिया से, जरा हार्ड कोर फिलोसफी है, इसको समझने में थोड़ा मुश्किल होगी आपको, लेकिन ग्रिप करें। उसने कहा तसव्वुराती दुनिया जो है ना, उसमें जो इंसान को सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको जब हम मैटर की दुनिया में अचीव करने जा रहे होते हैं, तो हमें कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई वे तो चाहिए, कोई ना कोई तरीका तो चाहिए कि हम इन दोनों को लिंक कर सकें, ताकि हमें इस मैटर की दुनिया में भी वही सेटिस्फेक्शन मिले जो हमें तसव्वुराती दुनिया में मिलती थी जब हमारी रूह दस्तक थी। तो यूडाइमोनिया का कॉन्सेप्ट उसने पेश किया, प्लेटो ने, कि इसके जरिए इंसान जो है ना अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है, वो वाली जो उसके तसव्वुराती दुनिया में उसको मिलती थी। पहला उसने इसमें कॉन्सेप्ट दिया थिंक मोर का, कि ज्यादा से ज्यादा सोचो अनलर्न करके। उसने कहा ये जितनी भी सोसाइटी है ना, ये जितने भी दुनिया है, ये सारी के सारी, क्या बोलूं? उसने कहा ये जो सारी के सारी दुनिया है ना, यूडाइमोनिया की, सॉरी, ये सारी की सारी दुनिया है अपनी सोसाइटी की हमारी, इसके अंदर हमें क्या करना है कि थिंक मोर करना है, अपने जिबिलियत से बात करनी, अपनी इंस्टिंक्ट से बात करनी। ये जो दुनिया है ना, इसको नहीं देखना हमने कि सोसाइटी ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, लोग वो कह रहे हैं। अब्बा जी ने कह दिया मुझे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, अब्बा जी ने मुझे कह दिया कि लॉयर बन जाओ। वो कहते हैं अपने आप से हम कलाम हो, अपने अंदर झांको। सोक्रेटिस के बाद ये पहला दूसरा फिलोसफर था जिसने अपने इंसानों का कि अपने आप से बात करो। उससे पहले किसी ने भी ये बात नहीं की। बाकियों ने कहा खुदा को जानो, दुनिया कैसे बनी, अंदर की बात किसी ने नहीं की। सोक्रेटिस ने बात की, उसके बाद प्लेटो ने की। उसने कहा थिंक मोर, ज्यादा से ज्यादा सोचो और अनलर्न अनलर्न कर दो जो सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया है। जो मॉरल वैल्यूज, जो चीजें तुम्हें सोसाइटी ने दिखाई है, उसको छोड़ दो, क्रिटिकल थिंकिंग करो। और जो तुम्हें चीज खुश करती है ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो जो चीज तुम्हें खुश करती है, ठीक है। सो ये उसने एडवाइस दी हमें सबको कि अपने जिबिलियत से बात करो। सेकंड आते हैं, लव वांट्स चेंज। वो कहता है कि इंसान जब डोपामीन हार्मोन जो एक हमारा, अब बाकी हम वो, ये प्लेटो ने नहीं कहा था, मैं अपनी इस वजह से बात कर रहा हूँ इस वक्त की, कि जो हमारा एक सेटिस्फेक्शन हार्मोन है ना डोपामीन का, उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो उसको हासिल करने में एक बहुत बड़ा किरदार लव का भी होता है, मोहब्बत का भी होता है। तो वो जान चुका था प्लेटो के लव का बहुत बड़ा किरदार होता है, मोहब्बत का बहुत बड़ा किरदार होता है इंसान की जिंदगी में। और मोहब्बत इंसान को बड़ी सी बड़ी दुनिया में चीजें में फतह करने की भी में मर देती है और बर्बाद भी कर देती है।
सो उसने कहा कि लव वांट्स चेंज। ये जो एक मसला था ना, ये जो हम कहते, ये बात हम कहते हैं कि इंसान को जैसा है अगर मोहब्बत करता है तो वैसा कबूल करना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो वो जैसा है मुझे उसको वैसे ही कबूल करना चाहिए। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि तुम चेंज हो जाओ मेरे लिए। प्लेटो इसका उल्ट बोलता था, वो कहता था लव वांट्स चेंज। अगर मोहब्बत करनी है, अगर आप मुझसे दावा करते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो आपको मेरे मुताबिक चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, तो आपको चेंज होना चाहिए। आपको चेंज करना चाहिए अपने आप को। और मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, जो मैं चाह रहा हूँ आपसे अपने पार्टनर से, जो मैं मुतालबा कर रहा हूँ, तो आपको उसके मुताबिक चेंज होना चाहिए, अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो जो इंसान मेरे लिए चेंज नहीं हो सकता, जो इंसान मेरे लिए अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, मैं कैसे मानूँ वो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत क्या मांगती है, यूं समझिए कि प्लेटो कहना चाह रहा है मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। सो लव वांट्स चेंज। इसी से आगे वो कहता है कि और अगर इंसान को अपने आप को चेंज करना है, अपने आप को चाहता है कि वो लेजी है तो वो अपने आप को मजबूत कर ले, तो वो अस्करी औरत से शादी करे। एक ऐसी औरत जो मिलिट्री में है, जो जंगजू औरत है। और मिलिट्री वाली औरत जो है वो सुबह सुबह उठेगी, क्योंकि वो बहुत टाइम के पक्के होते हैं। सो आपको जैसा बनना है, जो आपकी आइडियल, आप जैसा बनना चाहते हैं, जिससे आपको यूडाइमोनिया की वो मिल रही है। अच्छा, यूडाइमोनिया का मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया। यूडाइमोनिया का मतलब होता है कि किसी भी चीज को वो तमाम चीजें दे देना जिससे वो फले फूले। फॉर एग्जाम्पल फूल है, फूल को अगर हम इन्वायरमेंट अच्छा देते हैं, उसको हम पानी देते हैं, उसको हम सॉइल देते हैं, मट्टी देते हैं, जिसमें वो फलती फूलती है, तो हम उसको यूडाइमोनिया बोलते हैं। कि उसको हमने वो तमाम चीजें दे दी कि जिस चीजों से वो फली फूली, अपनी ओज पर पहुंची, अपनी मेराज पर पहुंची। सो वो मेरे ख्याल है वो एड्रेस कर दिया मैंने लव वांट्स चेंज का। अब थर्ड पे आते हैं, डी कोड द ब्यूटी। एस्थेटिक्स के बारे में आते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, पहले वो इसके बारे में, पहले ये कहता है कि जो कॉकरोच है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, कहता है कि एस्थेटिक्स जो है ना, ये सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। अगर एक कॉकरोच है, उसको मैं मारता हूँ, तो दुनिया मुझे कहती है हीरो। तो वो तो बड़ा बच्चे, वो है ना, लड़कियां डरती हैं अक्सर कॉकरोच से। तो वो अगर कोई मर्द उठा के चप्पल से कॉकरोच मार दे, तो वो कहती हैं कि यार तुम तो बड़े बहादुर हो, हम थे तो नहीं, हम तो डर रही थी इनसे। सो उसको हीरो कहा जाता है। लेकिन अगर कोई तितली को मार देगा, तो वो क्या कहलाएगा? ये इसमें तो काइंडनेस ही नहीं है, इसमें तो रहमदिली नहीं है। मैंने किसी सांप का जिक्र नहीं किया। आप यहाँ पे ये कह ही नहीं सकते कि सांप चूंकि हमें ईजा देता है, सांप चूंकि हमें डस मार लेगा, वो हमें जहर कन्वर्ट कर देगा हमारे अंदर, हम मर जाएंगे, तो इसलिए अपने आप को बचाने में, डिफेंसिव होने में हम उसे मारते हैं। कॉकरोच तो आपको डंग नहीं मारता ना, वो तो बेचारा एक वो जानवर कह दिया, एक इंसेक्ट है वो, जो गटर के अंदर पैदा होता है बस। अब चूंकि उसके एस्थेटिक्स नहीं है ना, उसके एस्थेटिक्स बैड है, सो आपने उसको क्या जज किया, आपने उसको जूती मार दी और मार दिया, और आप हीरो कहलाए। जबकि आपने एक तितली को मारा तो आप अनकाइंड कहलाए। तो ये कौन सी मोरालिटी है? इस पे सवाल उठाता है प्लेटो। कहता है ये कौन सी मोरालिटी हुई, ये कौन से एस्थेटिक्स हुए? वो कहता है एस्थेटिक्स जो है ना, ये तुम्हारे बनाए हुए हैं, तो लिहाजा इनको चेंज करो, और वो एस्थेटिक्स लाओ जो वाकईतन एस्थेटिक्स है। तो वो कहता है कि डिकोड द ब्यूटी, चेंज करो एस्थेटिक्स को, खत्म करो इस मुनाफकत को। लेकिन फिर वो कहता है कि इस तमाम क्रिटिकल थिंकिंग करते हुए, इस तमाम फर्क को खत्म करने के बाद जो हम अल्टीमेट एस्थेटिक्स पे पहुंचेंगे, जिस अल्टीमेट ब्यूटी पर पहुंचेंगे कि हाँ ये ब्यूटी है, तो उसको कॉकरोच भी उसी ब्यूटी में आता है। और वो तमाम चीजें जिसको जो हमें ईजा नहीं पहुंचा रही, लेकिन हम उससे नफरत करते हैं, वो भी उसी के अंदर ऐड होंगी। सो वो अल्टीमेट एस्थेटिक्स जो होंगे, वो अल्टीमेट एस्थेटिक्स इंसान की ओज होती है। वो वो चीज है कि जिस पे इंसान, जो इंसान की असल में यूडाइमोनिया है, इंसान की ओज है, मेराज है। सो वहां तक पहुंचो, ठीक है। सो उस ब्यूटी को, स्टैंडर्ड्स को पहले पाओ, और उसके बाद उसकी बुनियाद पर वो जो अफजलियत है उस ब्यूटी एस्थेटिक्स की, उसकी बुनियाद पर खुद को अफजल करो, खुद को
महराज पर पहुंचाओ, वो उस सेटिस्फेक्शन पर पहुंचाओ जिस सेटिस्फेक्शन पर आपको प्लेटो की सारी फिलोसफी इसी पे बेस करती हुई नजर आएगी कि इंसान को एक आइडियल स्टेट मिल जाए, इंसान को एक आइडियल सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इंसान को एक आइडियल कह लें कि दुनिया मिल जाए। सो उसका ये सारी तको तो इसी पे है। बड़ी मशहूर भी है, मीम्स भी बनती है प्लेटो के ऊपर कि कम्युनिज्म का जो इसकी जो स्टेट है वो तो प्लेटो की आइडियल स्टेट को भी पीछे छोड़ गई है कि भाई सारी दुनिया के अंदर जो फ्री मार्केट है ना वो खत्म कर दी जाए और सारा का सारा हुकूमत के अंडर हो जाए, और सारी जो अवाम है जो राया है वो सारी के सारी उन जो वो इंडस्ट्रीज हैं या जो भी इस चीज़ें हैं, अपना दुकानें हैं या जो भी मार्केट है उसको सारी की सारी अवाम ऑन करेगी। तो ये तो एक बहुत ही आइडियल स्टेट बना दिया आपने। तो वो कहते हैं कि ये तो प्लेटो को भी काट गए। तो प्लेटो इस बारे में बड़ा मशहूर है कि ये आइडियल स्टेट की बातें करता है। थर्ड फोर्थ हम आते हैं रिफॉर्मेशन ऑफ सेलिब्रिटी क्लास। सबसे जबरदस्त और मजेदार कॉन्सेप्ट। प्लेटो कहता है कि रिफॉर्म करो अपनी सेलिब्रिटी क्लास को, अपनी सेलिब्रिटी क्लास को इनहेंस करो। ये जो आपकी दुनिया है ना, ये जो आपकी ये जो सेलिब्रिटी क्लास है सोसाइटी की, वो कहता है कि जो इंसान है ना उसकी जो सोसाइटी है उसकी सेलिब्रिटी क्लास जैसी होगी ना वैसी सोसाइटी होगी। सो इंसान की सोसाइटी कैसी होगी, वो सेलिब्रिटी क्लास चूज करेगी। अगर किसी और खासतौर पर वो ये भी कहता है, कोट है उसका, कि अगर किसी मुआशरे की इंटेलेक्चुअल हेल्थ को जानना है ना, आपने इंटेलेक्चुअल हेल्थ जाननी है आपने एक सोसाइटी की, तो उसकी सेलिब्रिटी क्लास देख लो कि उसकी सेलिब्रिटी क्लास कैसी है। तो अगर आपने हमारे इस जो ये हमारी ये दुनिया है इसकी आपने देखनी है, ये हमारी पाकिस्तान, ये हमारा जो सोसाइटी है इसकी आपने देखनी है सेलिब्रिटी क्लास, तो देख लें उठ के कौन है हमारी सेलिब्रिटी। चाहत फतेह अली खान। और कौन है हमारी सेलिब्रिटी, या फिर वो जो बड़ा कोई चीखे या शोर मचाए बच्चा और उसको किसी किसी फेम मिल जाए सोशल मीडिया के ऊपर, वो हमारा सेलिब्रिटी है। और कौन हमारा सेलिब्रिटी है। और तो आपको पता ही है पाकिस्तान में रहते हैं आप भी। तो जो हमारी सेलिब्रिटी क्लास है ना वही वाइस नहीं है। तो प्लेटो कहता है कि अगर आपने एक यूडाइमोनिया हासिल करना है, एक आइडियल स्टेट में जाना है, तो आपको जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि आपको अपने मुआशरे की सेलिब्रिटी क्लास को रिफॉर्म करना पड़ेगा। रिफॉर्मेशन ऑफ सेलिब्रिटी क्लास, रिफॉर्म करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और वो सेलिब्रिटी क्लास लानी पड़ेगी जो फिलोसफर्स हों, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानते हो, जो लिटरेचर जानते हैं, ठीक है, जो अदब के बारे में जानते हों। सो वो कहता है कि अपनी सेलिब्रिटी क्लास को चेंज करो ताकि आप एक ऐसी सेलिब्रिटी क्लास को हासिल कर सको कि जो कि सोसाइटी को ग्रो करने में मदद दे सके। देख लें आप सोसाइटी के अंदर कितना बड़ा डिस्ट्रॉय होता है जब एक सेलिब्रिटी क्लास जो है वो इस तरह की हो। तो हर बच्चा क्या बनना चाहता है, हर बच्चा अब चाहता है बनना चाहता है, वो कहता है कि किसी तरीके से वायरल हो जाऊं, किसी तरीके से पैसा आ जाए। सो सोशल मीडिया का यूज आप मुस्बत भी कर सकते हैं, फिलोसफी भी पढ़ रहे हैं ना, सोशल मीडिया के जरिए पढ़ रहे हैं फिलोसफी, इंटरनेट के जरिए। सो उसको आप अच्छे तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरे तौर पे भी। तो सोशल मीडिया का यूज बुरा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि हमने उन लोगों को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया है, हमने उन लोगों को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने, मैं एक वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। इस सुबह मैंने स्टेटस भी लगाई थी वैसे। बातें करते हैं, जहाँ तक किताबें। तो अच्छा, मैं जरा शेयर कर लूँ एक मिनट। सो वो कहता है कि जब तक ये शेयर होती है तब तक मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। वो कहता है कि प्लेटो कहता है कि अगर आपने सोसाइटी को इनहेंस करना है तो आपको सोसाइटी को अपने पहले वो इंटेलेक्चुअल सेलिब्रिटी जो है ना उसको वाइज करना पड़ेगा, वाइज बनाना पड़ेगा। उनको आपको एडमायर करना पड़ेगा कि जो बाकी इंटेलेक्चुअल है, जो फिलोसफर्स हैं। सो उससे क्या होगा, फिर सोसाइटी सही होगी। लेकिन हमारे कौन से जो भी हमारे ये हैं सेलिब्रिटी क्लास, वो मुआशरे को किस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
वो आपके सामने है कि हर बच्चा आजकल टिकटॉक के ऊपर नाच रहा है, किसी ना किसी तरीके से उसको जो है ना वो मिल जाए। इट हैपेंड इन 2020 गाजी इजंट इट। नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, समझ नहीं आई मुझे। इट हैपेंड इन 2020 गाजी। अर्थुल गाजी की बात तो नहीं कर रहे हैं? अच्छा। हाँ जी। हाँ, वो अर्थुल गाजी वाला बड़ा अच्छा एक स्टेप था वैसे, उम्मत को या हमारे लोगों को जहाद या कह लें कि अपनी भूली हुई मंजिल याद दिलवाने का। लेकिन उसमें बहुत सारी ये चीजें भी हैं कि हम चूंकि हमें बताया नहीं गया कि आज के दौर के तकाजे हो रहे हैं, आज के दौर में अब घोड़ा तलवार लेकर तो नहीं कर सकते, आज के दौर में हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको सुल्तान अब्दुल हमीद वाला ड्रामा, आप वो देखें। अगर वो, उसको ज्यादा लोग एडमायर करते ना, किया भी है एडमायर लोगों ने बहरहाल, लेकिन वो ज्यादा फिट बैठता है बिकॉज वो 19 सेंचुरी का ही है, तो वो बहुत करीब पड़ता है हमारे। तो किस तरीके से सुल्तान अब्दुल हमीद के साथ कोई जंग के जरिए खिलाफत नहीं गिराई गई, वो जिस तरीके से खिलाफत नहीं, सॉरी, सल्तनत उस्मानिया जो है वो जिस तरीके से गिराई गई है, वो देखिए आप जाके पढ़ें, या फिर सुल्तान अब्दुल हमीद का ड्रामा देख लें। तो जिस तरीके से वो चालें चल के और इकोनॉमिकली वीक करके उनको जिस तरीके से गिराई गई है ना सल्तनत उस्मानिया। तो आज के अब के दौर में जंगों से चीज़ें नहीं होनी कि जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी वो दुनिया फतह कर लेगा, नहीं, जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी वो दुनिया फतह करेगा, और की भी हुई है इसराइल ने। लुक अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में देखें आप, वर्ल्ड बैंक के जरिए, आईएमएफ के जरिए किस तरीके से दुनिया को अपने काबू में किया हुआ है इसराइल ने और यूएसए ने और वीटो पावर्स ने, जो 5 वीटो पावर्स जीती थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो पूरी दुनिया उनके कदमों तले है। नेटो की जो देख लें आप, विंग नेटो का, उसमें वो हर बात मनवा सकते हैं अपने लोगों से। सो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लाजमन देखें। एक मिनट। आती करनी है कि प्लेट। 1 मिनट रुकिए, हो गया बस। मैं आप लोगों को सबको रिकमेंड करूंगा कि इसको जरूर सुना करें। सैयद मुजम्मिल शाह, वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, लिबरल है, सेकुलर है, बट हमें अल्लाह ताला ने सिखाया और हमारे नबी ने सिखाया कि हमें शैतान से भी अगर कोई गलत बात, अगर आयतल कुर्सी जैसा वजीफा मिले तो हमने उसको ले लेना है। समझा रही, मैं उसको शैतान नहीं कह रहा, इज एब्सोल्युट अमेजिंग मैन, मुस्लिम है, बट बहरहाल सेकुलर लिबरल है, तो हम उसको उसी से जज नहीं करेंगे। बहरहाल मैं आपको ये कहूंगा कि इसकी आप जो है ना इसको जरूर सुना करें। ये एक क्रिटिकल थिंकिंग के वाले से आपको बड़ा जो है वो कह लें कि इनहेंस करेगा। और उसके अलावा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो ये अच्छा चट्टा खोलता है ना, कमाल, मतलब कि मेरा फेवरेट जर्नलिस्ट है। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की जो ये सारे नकाब उतारता है ना, जिस तरीके से अनबाइस्ड होके। अब इमरान रियाज खान को देख लें, जनाब साहब, प्रो पीटीआई, कभी बात नहीं करनी है अब उसने नवाज शरीफ के बारे में, कभी कोई नवाज शरीफ के बारे में बात। शुरू का ब्लॉग शुरू कैसे होता है, जी तो शुरू करते हैं, आज इमरान खान ने कमाल कर दिया, और कैमरे की तरफ देखते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं तुम सबको देख लूंगा। और खान साहब का ये रवैया जो है वो इस्टेब्लिशमेंट कदमों में आ गई है खान साहब के, तो वो ग्लैमर दिखाकर पीटीआई के बच्चों को और यूथियों को जो है वो खुश करना बस। और वो जी अम्मा जी वो अपने दुनिया में रह रहे हैं, उनका अपना एक आइडियल वर्ल्ड है, वो उसी के अंदर रह रहे हैं। और वो बैठे हुए हैं उसके अंदर कि जी खान साहब हीरो हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट सारी, वो अपनी एक फिल्म चलाई हुई उन्होंने। तो तरस आता है मुझे बहुत ज्यादा। ये भाई, अच्छा, ये बहुत बड़ा एक, चलिए पहले वीडियो देखिए ना, पहले वीडियो देखिए पहले। ये करनी है कि प्लेटो जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने कहा था कि किसी भी मुआशरे को अगर जज करना है या देखना है कि वो कितना जल्दी आगे बढ़ सकता है, तो उसकी सेलिब्रिटी क्लास वाइज होनी चाहिए। यानी कि जो उस मुआशरे में जिन लोगों को पसंद किया जाता है, जिनको शोहरत मिलती है, जिनको अटेंशन मिलती है,
और लोगों की दाद मिलती है, वो कौन लोग हैं उनको देखा जाए। उसके बाद अगर आप देखें कि हमारा मुआशरा किस चीज़ को तवज्जो देता है, आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। देखें जाके हकीकत टीवी की तरह के चैनल्स जिसमें कह रहे हैं कि भाई अगले हफ्ते दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, लेकिन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। उसके अलावा अगर आपने कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर बनाने हैं अपने, तो आप ये करें कि आप मर्दाना कमजोरी पे चैनल खोल लें, या फिर आप एक ऐसा मौलवी बन जाए जो कि इंतशार फैलाता हो। तो ऐसे दिन ब दिन जो है ना पाकिस्तानी अवाम अपनी सारी एनर्जीज छोड़ के आपको देखना शुरू हो जाएगी। अगर आप वेस्टर्न सोसाइटी से कंपैरिजन कर ले तो बेशक वहाँ कुछ लोग हैं इस तरह के, लेकिन ऑल्टरनेटिव सेलिब्रिटी क्लास उनकी क्या है? जब सैम हैरिस बोलता है, जब बिल गेट्स बोलता है, जब इलॉन मस्क बोलता है, दुनिया सुनती है वहाँ पे। ऑल्टरनेटिव जो उनकी एक सेलिब्रिटी क्लास है उसको अपनी सेलिब्रिटी क्लास से कंपेयर करें, जिसमें यहाँ पे शोहरत इस बात पे है कि मन जो है वो कोई करतब करके दिखा देता है, कौन लगातार बोलता रहता है, और कौन गुस्सा करके बच्चा जो है ना उसका बुलार हो जाता है और लोग देख के तालियां बजाते हैं। तो बात ये है कि अगर अभी भी हमें होश नहीं ना आ रही, और अगर अभी भी हमें समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, जिन बच्चों को कोडिंग आती है वो हमारे हीरोज हैं, जो हमारे मुआशरे के अंदर फिलोसफर्स हैं वो हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने किताबें और लिटरेचर लिखा हुआ है और जिनको तारीख का इल्म है वो हमारे हीरोज हैं, ना कि वो जो बाइक पे इतना ऊंचा चीखते हैं कि वो बिक जाए बस किसी तरह, या किसी प्रोग्राम में लड़ाई करवा देते हैं। तो हमें अपने हीरोज को ना सही तरीके से चूज करना है प्लेटो की एडवाइस से। चलिए जी, ये तो आपने देख लिया। सो ये वही फोर्थ वाला जो है ना कॉन्सेप्ट था, रिफॉर्मेशन ऑफ सेलिब्रिटी क्लास का, यूडाइमोनिया का। ओके। सो हमने अपनी सेलिब्रिटी क्लास को इनहेंस करना है और बढ़ाने आगे। और अब जितना हम चेंज लाएंगे और चेंज लाने के बाद हम उनको, ये जो नमूने होना ना, ये इन्हें चलना ही चलना है। नमूनों को पसंद किया जाता है, वेस्टर्न सोसाइटी में भी पसंद किया जाता है, लेकिन जो उसने बात की ना कि उनकी अल्टरनेटिव जो सोसाइटी है, सॉरी वो जो सेलिब्रिटी क्लास है, वो ऐसी है कि जो सैम हैरिस, पता होगा आपको सैम हैरिस का, सो इंटेलेक्चुअल मैन, टॉयसन का पता होगा आपको, जब वो फिजिक्स पर बात करता है तो उनके जाके मिलियंस ने व्यूज देखे। हमारे किसके व्यूज आते हैं? डकी भाई के। डकी भाई का व्लॉग होता है जी, आज शुरू करते हैं, और पता नहीं क्या क्या उसमें वो बकवास याद करता है, और वो फिर वो सारा व्लॉग में उसमें क्या होता है, बस या गालियां होती हैं या फिर क्या होता है उसकी, देख लें आप जाकर, फैमिली ब्लॉगिंग जो भी है उसकी। सो वो, उसको कितने व्यूज पड़ रहे हैं? 5 मिलियन, 6 मिलियन। और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं पाकिस्तान के, उनको कितने व्यूज पड़ रहे हैं? 10 व्यूज, 12 व्यू। चले, अगर कोई सैयद मुजम्मिल शाह, डॉक्टर तैमूर रहमान, या चले साहिल दीम साहब, और जितने भी इंटेलेक्चुअल कह लें हमारी इधर हैं, तो उनको कितने व्यूज पड़ते हैं? उनके मुकाबले की बात कर रहा हूँ, कम पड़ते हैं ना व्यूज, के में व्यूज आते हैं, 126 के, 2 के, 10 के, इस तरह से। लेकिन उधर देख लें तो वो वहाँ पर आधा घंटा, पूरा घंटा वो आपका ज़ाया कर रहे हैं किसमें, कि आए जी मैं आपको बताती हूँ आज, कि मैं आज पार्लर जा रही हूँ, वहाँ जाकर मैंने मेकअप किया है, अब आगे जो है ना वो हम फलां जगह जा रहे हैं, अम्मी ने सालन में नमक कम डाल दिया है, वो डकी भाई कह रहे हैं कि जी आज हम शिपू को ले आए हैं, और हंसी स्टार, जी जी जी, वो देखो क्या चीज़ है वो, एक है, मीमर है इंस्टाग्राम के ऊपर, क्या नाम है उसका, डिफॉल्ट एक्सडी। तो वो उनको बड़ा रोस्ट करता है, तो मैं, मुझे तो उधर से पता चल रहा है, मैं तो उनके, मेरे पास इतना वक्त, फजूल वक्त नहीं है कि मैंने कहा चेक करने के लिए इनकी ब्लॉग को ओपन करूँ। तो वो जब उनको रोस्ट करता है ना, तो मुझे बड़ा पसंद आता है, तो उससे मैंने फॉलो किया हुआ उसको। तो वो जब उसको रोस्ट करता है तो वहां से मैंने वीडियोस देखी हैं इनकी। सो ये है सेलिब्रिटी क्लास असल में हमारी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको खत्म करें, खत्म कर ही नहीं सकते, बस में नहीं हमारे, खत्म नहीं कर सकते हम इसको। हमने अल्टरनेटिव सेलिब्रिटी क्लास बनानी है हम, ताकि इस सोसाइटी के अंदर फिलोसफर्स को एडमायर किया जाए। आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पर एक आलिम की, एक दीन का प्रॉपर इल्म रखने वाले की, अगर वो सही तरीके से काम भी करे, यही तो मसला है कि हमारे उलमा ने इस्लाम ही कंफ्यूज किया हुआ है, और उलमा की जो एक बुलंदी है ना उसको कंफ्यूज किया हुआ है। जब वो बैठकर मिंबर के ऊपर तरह तरह की बातें करेंगे, जो भी हैं आपको सबको पता ही है कि वहाबी का जिबा किया हुआ सूअर की तरह हराम है, और इस तरह की बातें करेंगे, और जिस तरह की वो बातें करते हैं। सो जब वो ये करेंगे तो जरी बात है, वो एक आइडेंटिटी उलमा की भी कंफ्यूज होगी। बहरहाल जो हमारे इंटेलेक्चुअल उलमा है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, गांधी साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, साहिल अदीम साहब, और जितने भी बड़े वाइज उलमा इकराम हैं, उलमा ही कहेंगे उनको, आलिम, आलिम इल्म वाला जो भी दीन का इल्म रखता है। बहरहाल लेकिन वैसे आज के दौर के अंदर आलिम प्रॉपरली उसे कहा जाता है जो कि पूरा फिका का इल्म रखता हो।
सारी बेसिक्स को जानता हो। तो मैं कहता भी यही हूँ कि जब तक इंसान वो जो मदरसे का पूरा उसूल हदीस और सारा वो लिटरेचर है ना, जब तक उसको कंज्यूम ना कर लेना, तब तक उसको अपने आप को आलिम नहीं कहना चाहिए, दीन का आलिम नहीं कहना चाहिए। जब वो कर ले उसको, अब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब को मैं कहता हूँ आलिम, बिकॉज वो सब सब उनको पता है कि उसूली हदीस की हैं, आप उन पर जर्रा पे बात कर सकते हैं, उनसे आप तमाम बातें कर सकते हैं जो उसूल हदीस की बात होती है, या फिर उसूल कुरान, ठीक है, और रम्ज की बातें, और गर्दाने, जितने भी मामला है आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप भी इससे बात करें हमसे, बिकॉज वो जानते हैं इन चीज़ों को। सो अगेन टॉपिक पर आते हैं कि हमें अपनी जो मिशन है ना हमारा, हमने प्लेटो से जो सीखा है आज, वो ये सीखा है कि जो सबसे बड़ी बात कि अगर हमने जो प्लेटो की आइडियलिस्टिक स्टेट है ना, वो हमारे हम उसका कॉन्सेप्ट क्या बनाएंगे, खिलाफत, हमारा इस्लामिक सिस्टम, ठीक है। तो हमने अगर उसको अचीव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें अपने जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा ब्यूटी के जरिए, जो मैंने बात की कि अगर कोई उम्र में छोटा है, ये भी सारी ब्यूटी है ना। ब्यूटी इससे मुराद डजन मीन के पतली नाक और नशीली आंखें। ब्यूटी का मतलब होता है, मैं पहले ये क्लियर करता हूँ, ब्यूटी की बेसिक्स कहते हैं कि किसी भी कोई भी खूबसूरती, अच्छाई, कुछ भी अच्छी चीज, कुछ भी बेहतर, कोई भी बेहतर चीज को हम ब्यूटी कहते हैं। सो हमें क्या करना है कि अपनी सोसाइटी के अंदर ब्यूटी फैलानी है, और सही ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को पहले लेकर आना है कि अगर कोई उम्र में छोटा है, तो उसको इस बात पे जज नहीं करना कि तू उम्र में छोटे हो तो लिहाजा तुम्हें तो पता ही नहीं है, मैं उम्र में बड़ा हूँ लिहाजा मुझे पता है। ये तो कहते हैं ना, वो सारे दिन सारी बात करते हैं कि हमने अपने वालदैन को बताना है कि आपने हमें, भले वो कहते हैं ना कोई भी वालदैन को बात करी है आप गलत है, तो ये कहते हैं वैसे हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें पैदा नहीं किया, ये पीछे तूने मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला था। सो ये जुमला तो मेरे दिल के वैसे बड़ा करीब है, मुझे यही हर दफा यही बोला जाता है मुझे। सो वो कहते हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया, तुमने हमें पैदा नहीं किया। तो उन्हें बताया जाएगा कि नहीं, पहले आप बताएं कि ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स के स्टैंडर्ड्स आपने कहाँ से लेने हैं। वो कहेंगे हमने इस्लाम से लेने हैं। तो हम उन्हें कहेंगे आए फिर इस्लाम में, कहते हैं इस्लाम कहता है कि अगर कोई कबीला है और उस कबीले के अंदर कोई ऐसा बच्चा है छोटी उम्र का कि जिसको कुरान आता है, तो जमात वो कराएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया जब आकर एक कबीले ने इस्लाम कबूल किया, तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि हाँ हाँ, आप बताएं कि कौन नमाज पढ़ाई, इमामत कौन कराए हमारी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे कबीले में कौन सबसे खूबसूरत तिलावत करता है, किसको कुरान अच्छे से याद है। उन्होंने कहा हाँ एक है, बच्चा है, लेकिन अब उसे तो नहीं करा सकते ना हम, वो 6 साल का बच्चा है, एक 6-7 साल का शायद था। तो उन्होंने कहा नहीं, वही बच्चा इमामत कराएगा, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बच्चा इमामत कराएगा, तो उसने जाके इमामत कराई उस बच्चे ने। सो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या रखे अल्लाह के नबी ने, वो उम्र का बिल्कुल तकाजा नहीं रखा। कहा कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड से पूरा उतर रहा है, वो पूरा उतरा है तो बस पूरा उतर रहा है, वही कराएगा, भले उम्र में छोटा हो, भले रंग में काला हो, भले वो कमियां दबा लो, भले वो चौधरी साहब का बच्चा ना हो और किसी कम्मी का बच्चा हो, जो मर्जी हो, प्योरिटी स्टैंडर्ड से जो पूरा उतर गया सो पूरा उतर गया। लिहाजा क्वालिफिकेशन क्या है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। तो प्लेटो से हमने ये क्या सीखा है कि हमने एक तो मुआशरे के अंदर ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना है, एंड सेकेंडली सेलेब्रिटी क्लास को रिफॉर्म करना है, ठीक है। और जो जन्नत या जो जिबिल्लत है अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है, हमारी जो इंस्टिक्ट्स है, उसको हमने पूरा करना है, अपनी ओज पर पहुंचना है, जिसके बारे में वो ओज जिसके बारे में अल्लाह कहता है कि अशरफुल मखलूकात। तो अशरफुल मखलूकात जो है ना, उसकी ओज पर पहुंचना है हमें। वो कैसे पहुंच सकते हैं, वो जो प्लेटो कहता है कि इमेजिनरी वर्ड, प्लेटो का इमेजिनरी वर्ड हमारा क्या है, वही ओज, वो अशरफुल मखलूकात का ओज, जिसको इल्म की बुनियाद पर आदम ने, आदम को सजदा किया फरिश्तों ने। सो अब आगे आते हैं। हाँ, प्लेटो की फिलोसफी तो हमारी खत्म हो चुकी, क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। और आपने, अगर आप लोग आज के दौर में, आज के दौर में कह दिया सॉरी, आज के अपना फिलोसफी से क्या सीखा है आज आपने, और क्या आपने उसका सॉल्यूशन निकाला है जो मैं अभी तक नहीं डिस्कस कर सका, आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन करना चाहता हूँ तो माइक ओपन कर सकते हैं। जी हाथ उठाए बगैर ही बात करें, निशा, आशा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, मैंने एक क्वेश्चन था कि जो प्लेटो था उसने कॉकरोच का स्पेसिफिकली नाम लिया था या उसने इसका नाम स्पेसिफिकली नाम। कॉकरोच का, जब आपने एग्जांपल दी ना कि उसने कहा था कि कॉकरोच के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड हमने फिट किए हुए हैं कि अगर तितली को मार दो और कॉकरोच को, तो कॉकरोच को मारने वाला हीरो होगा और तितली को मारने वाला बेरहम होगा। तो उसने क्या कॉकरोच का नाम लिया था? नहीं, ये हाँ। मैंने ये मैंने क्योंकि ये सर मैंने अगर आप, जी जी। ये मैंने बताया है आपको, मैंने एग्जांपल दी है। उसने और तरह से उसने फिलोसफी की, मैंने आज के दौर पे एग्जांपल दिया। प्लेटो ने जो बात की ना, वो प्लेटो से भी इतनी बात की है रिपब्लिक के अंदर, उसी बुक में, हाँ। कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना, जब वो हमारे यहाँ अब हमारे मुताबिक मैच नहीं ना करते किसी के, हमें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती हम्म। हम उसको मार दे तो हीरो हैं। और जो हमें अच्छी ना लगे, और उसने कहा जो हमें अजियत भी ना दे रही हो, हमें तंग भी ना कर रही हो, किसी वाले से हमें डिस्टर्ब भी ना कर रही हो, लेकिन वो हमें दिखने में बुरी लग रही हो बस, तो हम उसको मार के हीरो बन जाते हैं। और जो अच्छी लग रही हो उसकी देखभाल करके काइंड बन जाते हैं। सर, इसकी जगह हैमस्टर और वो जो काला वाला माउस होता है उसकी कम ज्यादा अच्छा नहीं है कंपैरिजन? क्योंकि कॉकरोच के बारे में अगर ये बात मैं अपने बेटे को बताऊंगी तो वो कहेगा, आर यू सीरियस? के कॉकरोच तो एक बहुत ही गंदी चीज है, इसमें थोड़ा सा बस ये कहना चाह रही थी कि हैमस्टर, मुझे फिर लगा हैमस्टर और ब्लैक जो माउस होता है, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं हैमस्टर को, वाइट कलर का जो चूहा होता है, और इसका ब्लैक मतलब वाले से नफरत ही की। ये तो फिर आपने ब्यूटी स्टैंडर्ड तो ना तोड़ा ना। ये तो नहीं ऐसा। नहीं, तोड़ने की नहीं, पहले जब हम एग्जाम्पल इवन दे रहे होते हैं ना, तो फिर कहना तो उनको दोनों का, दोनों ही बस हाँ, जितनी उनकी चलिए हैसियत ठीक है उनको है। रहना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसको घर में ले आए, और वो बड़े ही सेंसिटिव होते हैं, इतने महंगे मसलियत। आते हैं, जरा सा उनको हार्ट अटैक को मर जाते हैं। तो अजीब, बच्चों ने भी उसको ना अपना हीरो बनाया हुआ है एक तरह से। मसलिहत। ठीक है, इसके लिए कर सकते हैं आप। बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको आपने ये नहीं कहना कि कॉकरोच को तो वो देखे तो सिखाना है आहिस्ता आहिस्ता से, कि ये कॉकरोच मतलब, हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल वो जो जिसकी आप बात करी चूहे की, चलें उसके बारे में आप बात करते भी हैं, उनको सिखाने के लिए एक फर्स्ट स्टेप एबीसी। बहरहाल उसको आपने वन क्लास में, सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फाइव क्लास में, आगे आगे पीएचडी तक भी पहुंचाना है। हम्म। और भी क्वेश्चन? क्वेश्चन तो और कोई नहीं रह गया। अच्छा हाँ, ये जो अब हमारे। मेरा एक क्वेश्चन और ये था कि भाई, अब हमने जो आपने कहा कि हमने हीरोज जो अपने सेट करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या कोई ऐसा तरीका अभी आप लोगों ने सोचा है, या हमें इस पे काम करने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने हीरो सेट करेंगे? थ्रू सोशल मीडिया। लाइक, जी जी, बात करें। हाँ, सोशल मीडिया में अगर देखें हम, एक फॉर एग्जांपल ले लें, कौन से थे जो मदीना में गए थे सबसे पहले, मुसअब बिन उमैर को अगर हम लोग लाना चाह रहे हैं और अपने बच्चों को वो बताना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम ही हमें बहुत सी चीजों से रोक देता है कि आप उनकी पिक्चर नहीं बना सकते या कोई ऐसी चीजें, या कोई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जैसे अपने सैयद मुजम्मिल को भी मैंने एक दफा सुना, इज वेरी गुड माशाल्लाह। तो कोई ऐसी और एग्जांपल है जहाँ पे ऐसे कुछ काम हो रहे हों? मैं आपका ना मेन क्वेश्चन समझ नहीं सका। क्या आपकी बात करी कि सहाबा की पिक्चराइज करके उनको उनकी एनिमेशंस बनाए हैं? नहीं नहीं, पिक्चराइज नहीं, कोई ऐसा आइडिया है जो हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे आजकल के बच्चे हैं, वो जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो बहुत फास्ट पेस है, वो हर चीज में वो निकाल लेते हैं कि यहाँ से नहीं, ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसी चीज पे काम कर सकते हैं? हमारे पास टैलेंट भी है, लेकिन मुझे आजकल नहीं दिखता कि हम कोई काम कर रहे हो, या शायद हो रहा हो, मुझे नहीं पता हो। तो आई जस्ट आस्किंग कि आपके पास कोई ऐसी एग्जाम्पल है जो कि हम फॉलो कर सकें, या कोई ऐसी जगह जो हम उसको कर लें और कोई चीज ऐसी बनाए जो हमारे बच्चों के लिए फिर अल्टीमेटली हीरो बने हुए हो। समझ गया मैं आपको, आगे बात समझ गया, सॉरी। चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं कि हमने अपने बच्चों को सेलिब्रिटी क्लास कौन सी बतानी है, कि सेलिब्रिटी क्लास है कौन सी उनकी तरबियत करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने उनको बताना है कि सेलिब्रिटी क्लास की डेफिनेशन आनी कहाँ से है, अल्लाह अज़्ज़ व जल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आना है कि सबसे अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह के नबी, हमने उनका जिक्र करना है। फिर सहाबाए किराम का जिक्र करना है। फिर हमारे ताबईन, तबा ताबईन, और हमारे जितने भी अकाबरीन हैं उनका जिक्र करना है, ठीक है।
और मुस्लिम फिलोसफर्स, हमारे हमारे मुस्लिम क्रिटिक्स, हमारे अपना, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चा कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो उसको आप बताएं हजरत जाबिर बिन हयान के बारे में। और अगर वो कहता है मैंने फिलोसफर बनना है, तो उसको बताएं हजरत इमाम इब्न तैमिया के बारे में, इब्न कय्यम के बारे में। और चलिए इमाम गजाली के बारे में, भले हालांकि उनकी इरेशनल भी बहुत है, फिलोसफी को क्रिटिक तो फिर होती है हर किसी पे। अल फराबी के बारे में बताएं। तो इन सब के बारे में बताएं जो हमारे मुस्लिम फिलोसफर्स हैं पहले, ताकि उसे पता चले कि हमारी जो जो हमारी मतलब कि डोमेन है ना, जो हमारा अकाबिरीन है, वो ये हैं और हम इधर से हैं, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद उसको बताएं, जब अभी फिलहाल नहीं बताएं, लेकिन जब वो एज में, उस एज में पहुंच जाए जिसको पुख्ता उम्र हो जाए, कि अगर उसने लिबरल और सेकुलर को भी वो सुन रहा है, तो उसको पता होगा उसने किस तरीके से फिल्टर करके उनसे अपना डाटा कंज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल सैयद मुजम्मिल अगर सेकुलरिज्म की बात करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि नहीं, इस्लाम इस्लामिक सिस्टम को सपोर्ट करता है, सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं करता। वहां पर उसकी बात को निगलेक्ट किया। जहां सैयद मुजम्मिल ने पॉलिटिक्स पे क्रिटिक की पाकिस्तान की, बताया कि किस तरीके से मजहब का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नए से नई कारिंदे लॉन्च करती है। तो वो सीखने के लिए ना, अगर बच्चा पॉलिटिक्स के बारे में जानना चाहता है, तो वो सीखने के लिए उसे बताया कि हाँ बेटा, यहाँ पर आपने इस तरीके से फिल्टर करके सैयद मुजम्मिल की ये बात ले लेनी है। ठीक है। सो ये वो खुद कहता है कि अगर मुझसे सब एग्री कर रहे हैं ना, सईद मुजम्मिल, वो नीचे का फॉलो करता है, फ्रेडरिक नीचा फिलोसोफर है वो। फ्रेडरिक नीचा कहता है कि अगर वो कल्ट फॉलोइंग बड़ा खिलाफ था फ्रेडरिक नीचा, वो आएंगे वेस्टर्न फिलोसफर्स के अंदर आएगा। फ्रेडरिक नीचा के बाद मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का ईरा का जो पैराडाइम है ना, वो शिफ्ट हुआ था। सो बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी फिलोसफर है वेस्टर्न्स के लिए। सो उसने मॉरलिटी के स्टैंडर्ड्स ही उठा के आगे पीछे कर दिए थे, सारा उसने हिला के रख दिया था पूरे वेस्ट को। बियॉन्ड गुड एंड इवल, ये मेरे पीछे पड़ी बुक उसकी। और उसकी बुक ये वो दूसरी पीछे पड़ी है, थस बुक जराथुस्रा। सो उसकी जितनी भी बुक्स हैं, उसके अंदर उसने यही बातें की हैं कि कल्ट फॉलोइंग जो है ना, वो नहीं होनी चाहिए। इंसान को हमेशा चलना चाहिए इंडिविजुअली। वो इंडिविजुअलिज्म को फरोग देता है फ्रेडरिक नीचा। तो वो अपनी वो जब ना ओबरमेंच, जो उसने एक ख्याली कैरेक्टर बनाया हुआ था ना, थस बुक जराथुस्रा में, उसका नॉवल है एक। तो उसमें वो कहता है उबरमेंश जब सारे क्रिटिक करके और लोगों को उनके मसाइल से निकाल के और मोरालिटी स्टैंडर्ड्स दे के जब जा रहा होता है ना, तो लोग उसके पीछे भागते हैं। वो उसने वो नॉवल में लिखता है, लोग उसके पीछे भागते हैं और कल्ट बना लेते हैं उसका। हमको कहते हैं हमें तुम्हें फॉलो करना है। उबरमेंश उनको पीछे मुड़ के कहता है कि तुमने जो है ना मुझे फॉलो नहीं करना, बिकॉज मैं कल्ट फॉलोइंग के खिलाफ हूँ। और अगर तुमने मुझे फॉलो किया, तो मैं रेयर नहीं रहूंगा। तो वो गोल्ड की एग्जांपल देता है। वो कहता है कि सोना क्यों कीमती है, बिकॉज वो रेयर है। वो कीमती क्यों है, क्योंकि वो कम है, रेयर है, इंडिविजुअल है, इसलिए वो क्या है, कीमती है और कम पाया जाता है। तो लिहाजा अगर तुम चाहते हो कि तुम भी रेयर बनो, तो कल्ट्स ना बनाओ, अपनी इंडिविजुअल थॉट को बनाओ। उसी को इकबाल ने कहा था, खुदी का नाम दिया था। खुद ही को पहचान, अपने आप को पहचान, अपनी जिबिल्लत से बात कर। इकबाल का फलसफा खुद ही यही तो है सारा। उसने कहा था कि इंडिविजुअल अपने आप को देख इज्तिहाद करो। मुल्ला के खिलाफ उठकर तो ये बातें की थी अल्लामा इकबाल ने, कि ये मुल्ला जो है वो हमें इज्तिहाद से रोकते हैं। कहते हैं कि दिमाग बंद कर ले, हम अपना दिमाग बंद नहीं करेंगे। ये इस्लाम ही हमें कहता है कि गौर करो, फिक्र करो और सोचो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने मसूद के इतने बड़े बड़े मुकालमे में नजर नहीं आते क्या, जो वो कुरान की तफसीर के ऊपर आपस में बहस करते हैं। तो ये तो इस्लाम का हुस्न है ना, इज्तिहाद करना, और इज्तिहाद करने वाला मुजतहिद कहलाता है। तो ये बात है कि हमने अपने बच्चों को, जो आपका क्वेश्चन था ना, कि हमने अपने बच्चों को पहले तो बताना है कि हमारे अकाबरीन कौन थे, पहले उधर इंस्पायर करना है, ताकि उसे पता चले कि हमारा मेन जो सेलिब्रिटी क्लास है वो है, जहाँ से हमने अपने आप को आइडियलाइज करना है। अस्मा हुस्ना जो है ना, वो अल्लाह के नबी से लेनी है हमने। और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक से भी गलती हो सकती है, हज़रत उमर से भी गलती हो सकती है, लेकिन हमने उनको अपनी सेलिब्रिटी क्लास में रखना है ऊपर। उसके बाद आगे आगे आते 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 भले हमें काफिर से भी कोई बात मिलेगी एंड पर आकर, तो काफिर से भी बात मिले तो हमने उसको ले लेना है। तो ये एक्सक्यूज मी हो गया सर। आपका वो जवाब। चल गया किस सर तरीके से बच्चे को एक डील करना। हमारे आई थिंक हमारे ही सर्कल में कहानी वाली बाजी है, ये यूट्यूब का चैनल एक चल रहा है, वो भी बहुत अच्छा है। जी जी। बच्चे उसको भी देखते हैं। इट्स मच बेटर देन दूसरे जो कंटेंट आ रहा है।
और सर, मेरा क्वेश्चन फिर वहीं का वहीं इस तरह से है कि भाई हम कहानी तो सुना लेंगे, लेकिन हम मीडिया में किस तरह से चीजों को बना सकते हैं कि भाई वो दिख रहे हों, लाइक एटलीस्ट उनकी स्टोरीज नॉट द फेस, और वो तो हमारा इस्लाम उस पे कहते ही है। इस पर ना प्रैक्टिकली हमें आना पड़ेगा आयशा। प्रैक्टिकली कैसे आना पड़ेगा कि प्रैक्टिकल क्या हमें, बात। जी जी, वो आना पड़ेगा किस तरीके से कि हम प्रैक्टिकल नहीं है। हम बातें तो कर लेते हैं, ये करना है वो करना है, पर हम प्रैक्टिकली क्यों नहीं आते। हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि जहाँ पर वो पब्लिश करें। उसको हम आईएमएस का, जो ये साइकोलॉजी जो साहिल साहब ने इस्तेमाल की है, आईएमएस, ये बड़ी जबरदस्त एक इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजी है कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है पूरे आईएमएस के पूरे इस्लामिक मैसेजिंग से। पूरा इस्लाम जो है वो जुड़े, बगैर किसी नेशनलिज्म या बगैर किसी तफरके के, सब जुड़े आपस में। तो उससे क्या होगा, उससे एक पावर सेक्टर बनेगा। जब पावर सेक्टर बनेगा तो उसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आज देख लें, साहिल साहब चाहें तो एक मैसेज के जरिए ट्विटर पे ट्रेंड चला सकते हैं। तो ये एक पावर आ गई ना उनके पास। सो यही चीज है, हमने पावर सेक्टर्स बनाने हैं, जुड़ना है आपस में। जब जुड़ेंगे, मिलकर काम करने में बरकत है, तो हम सोशल मीडिया पर कोई भी ट्रेंड स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम जब लोगों को जोड़ते रहेंगे अपने साथ कि आओ हमारे साथ पास इस मिशन पे आओ कि हमने सेलिब्रिटी क्लास को चेंज करना है अपनी सोसाइटी में, लोगों को जोड़ते रहें। जब वो जुड़ते रहेंगे लोग, एक मिशन है ना, फिर प्रैक्टिकल बात है, वही बात की प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रॉपर एक मिशन लेके चलना पड़ेगा, जिसमें साहिल साहब आईएमएस का मिशन लेके चल रहे हैं, आपको भी लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इस मिशन को कबूल करती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के इस मिशन को, कि मैंने अपनी मुआशरे की सेलिब्रिटी क्लास को बदलना है, पाकिस्तान की सेलिब्रिटी क्लास को बदलना है, तो देख लें अब सेकुलर, ये सेकुलर वालों का है एक इदारा, इंस्टीट्यूशन है ब्लैक होल असल में। बहरहाल वो इस्लामिक सिस्टम को जो लोग मानते हैं उनको ही बुलाते हैं वहां पर। ये आला जरफी है ये। तो वो तो काम कर रहे हैं ना, अब हमने उनके साथ मिलकर काम करना है। उनको पता चलना चाहिए कि हम मुस्लिम भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमें भी कोई मसला नहीं है आपके साथ काम करने में, जहाँ वो अच्छे होंगे, सही काम करेंगे। वो भी ये चाहते हैं ना कि सेलिब्रिटी क्लास हमारी जो है वो चेंज हो और इंटेलेक्चुअल बने, और फिलोसफर्स आए, और हिस्ट्री को जानने वाले और लिटरेचर को जानने वाले लोग आए। वो लोग हैं जो मेन सेलिब्रिटी क्लास है हमारी, साइंस को जानने वाले। नहीं ऋषा, क्लासेस तो नहीं लेते वो उनका चैनल है, वहीं पे वो अपलोड करते हैं बस, या कभी कभार इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाते हैं। प्रॉपर क्लासेस नहीं है उनकी। बहरहाल, ये वो बंदा जो है ना, वो वही बात, फ्रेडरिक नीचा को फॉलो करता है, तो वो कल्ट फॉलोइंग बड़ा खिलाफ है, कल्ट फॉलोइंग की बहुत खिलाफ है। वो कहता है कि अपना अपना सोचो। जो सैयद मुजम्मिल से बात चली थी कल्ट फॉलोइंग की, कि उसने कहा था कि अपना, जो अगर आप उन तमाम बातों से एग्री कर रहे हैं कि जिन जो बातें मैंने कही हैं, तो इसका मतलब आप डम्ब हैं, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बने। मेरी बातों को कॉपी पेस्ट करना इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है। खुद कहता है ये बात। कहता है मेरी बातों को क्रिटिक करके, मेरी बातों जो ठीक है उनको अग्री करके, और जो गलत है उसको क्रिटिक करके आगे पेश करना, तब आप इंटेलेक्चुअल बनोगे। कहता है अपनी इंडिविजुअलिज्म, अपना अपना जो है वो लेकर चलो, अपनी खुदी को लेकर चलो। बहरहाल उसकी खुदी इकबाल वाली खुदी नहीं है, वो फ्रेडरिक नीचा वाली खुदी है, जो खुदा से भी, खुदा को भी मुबर्रा कर देती है। वो कहता है ना गॉड इज डेड, उसने कहा था गॉड इज डेड, फ्रेडरिक नीचा ने कहा था। तो खैर उसकी फिलोसफी और तरह की है, उधर नहीं जाना हमने। हमने इकबाल की फिलोसफी को अडॉप्ट करना है कि खुदा के नीचे रहते हुए इंडिविजुअलिज्म करना है, कि अल्लाह और नबी, इधर तनकीद नहीं करनी, उसके अलावा पूरी दुनिया को भून के रख दो क्रिटिसिज्म से, जायज क्रिटिसिज्म से। सो बाकी आगे बात जो है वो, आपने, आपका जो क्वेश्चन था मेन, वो यही कि हमें जुड़ना पड़ेगा, जुड़कर प्रॉपर एक मिशन प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। उसके बाद जब जुड़ेंगे तो ट्रेंड शुरू करें। फिर जब उन लोग बच्चों को के चैनल्स को वॉच किया, फॉर एग्जांपल मैं आज ही मैं बनाता हूँ प्लेटो के ऊपर एक वीडियो, यूट्यूब की मैं अपलोड करता हूँ, और मुझे 22,000 से 30,000 से 35,000 व्यूज हो जाते हैं। क्या नाम है उसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और जो हमारा एक कह लें कि आप जो भी एक आईएमएस है, तो वो आप पीएमएस कर लें, फिलोसफर मैसेजिंग सिस्टम, या फिलोसफी मैसेजिंग सिस्टम, ये चले CMI, क्रिटिकल थिंकर्स मैसेजिंग सिस्टम, जो भी हो CMS होगी। तो उसका कुछ बना लें आप, जो भी बनाना चाहेंगे आप। जब वो बनेगा तो बनने के बाद फिर उसके बाद उसके एक चैनल का लिंक शेयर होगा बस, और वो तमाम लोग फॉलो करेंगे, उसका चैनल जो है वो ग्रो करेगा।
सो इस तरीके से सेलिब्रिटी क्लास इनहेंस करेगी हमारी, ये एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा सलमान भाई, जी भाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जब हम चीज़ों को वीडियो फॉर्म में ले आते हैं, या जैसे किसी भी छोटी सी एक कह लें मॉरल वैल्यू भी हो, उसको भी जब हम वो करेंगे, फिल्म बनाएं उसका या छोटी सी क्लिप बनाएं कि वो बच्चे ताकि उससे सीख लें। लेकिन बहुत सा ऐसा है कि कभी कभी जैसे आप कोई हदीस ले लें या कुरान की आयत ले लें, तो इतनी डिटेल होती है बीच में, जो कि आप बात करके ही डिटेल से बच्चे को वो क्वेश्चन करे तो समझा सकते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि जब ये वीडियोस वगैरह बनती भी हैं, तो उसमें ये होता है बहुत सारा डाटा लॉस हो जाता है, मिस हो जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से, बेस्ड ऑन टाइम के। उन्होंने टाइम के मसलन अगर 5 मिनट का क्लिप है उसमें उसको कवर करना है, या 1 आवर की फिल्म है उसमें उसको कवर करना है, तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस वाकये से रिलेटेड स्किप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया ले लें कुरान से, या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो इसी तरह जब हम हदीस पढ़ते हैं या डिटेल से कुरान पढ़ते हैं, तो बहुत से इंटीग्रेट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसकी तरफ तवज्जो दिला के बच्चों की करेक्टर बिल्डिंग पे काम किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो ठीक है। विजुअल में बच्चों को आजकल जमाना ऐसा है कि वो विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं, वीडियो देख ली तो उनको जरा अच्छा लगता है। लेकिन कम्युनिकेशन मेरे ख्याल से तभी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को भी हम तक एक वर्ड्स में ही पहुंचाया ना, कोई विजुअलाइजेशन तो नहीं, ताकि हम गौर व फिक्र करें। वीडियो पे शायद ये देख के, क्योंकि जब आप देख रहे होते हो तो इतना ऐसी मसलन हम जुरासिक पार्क देख रहे हैं या कुछ भी, तो ज्यादा हमारा जहन होता है चीजों की तरफ के, कितना खूबसूरत दिखाया गया है या कितना जबरदस्त जानवर उन्होंने बनाया है। हम्म। लेकिन जो वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं उसके बारे में, उस पर इतना हमारा ध्यान नहीं होता, क्योंकि आंखें आप कह लें मेजमराइज कर देती हैं आपके जहन को, और वो आप देखने में ही इतना मजा आ रहा होता है कि आप गौर नहीं कर रहे कि वो कह क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से वो आजकल अट्रैक्टिव तो है, लेकिन डाटा लॉस और उसमें इंफॉर्मेशन का मिस हो जाना बहुत वो पाया जाता है इसमें। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो डिबेट है और डिस्कशंस हैं बच्चों के साथ बैठ के, मसलन आप डेली भी छोटा छोटा भी उनके साथ कुरान मजीद से भी, मसलन सूरज जैसे वो आपने भी बताया था, वो जो उस्ताद है जिन्होंने सूरह अल हम्द के बारे में आपने वो जो आखिरी मुआवजा का रेकमेंड किया था, उसमें वो सूरह अल हम्द का बताते हैं इतनी डिटेल से, एक एक लफ्ज का, कि भाई ये क्यों इस्तेमाल हुआ है यहाँ, इसकी वजह क्या है, हिकमत क्या है। तो उससे नॉलेज इन्हांस होता है, बंदे का शऊर बेदार होता है कि कैसे हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने हमसे बात की है। तो अब वो उसको हम किसी वीडियो में करना चाहें कि चलो एक सूरह अल-हम्द का ही कर लें, तो मेरा ख्याल है वो कवर नहीं हम कर पाएंगे एक वीडियो में भी, जो उन्होंने वो इतना लंबा लेक्चर देके उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है। तो कुछ चीजें जो वर्ड्स के जरिए ही जहन में उतरती हैं, जैसे अगर हम देखें इलामा इकबाल है, उनके अशआर हैं, वो शेर हम पढ़ते हैं, तो वो शेर क्या होता है, दो जुमले ही होते हैं, लतीफ बात होती है, वो दो जुमलों के जरिए ही आपके दिल तक पहुंचा देते हैं। और इसी तरह कुरान की आयत हैं कि वो एक दो आयत ही आप पढ़ते हैं तो आपका एकदम जाके हिट करती है आपके जहन में, आपके दिल को, आयत कुरान की। और आपको, आप गौर व फिक्र करते हो कि यार देखो मैं क्या अपने लाइफ में कर रहा हूँ हरकतें, मसलन सूद है और दूसरी बुराइयां हैं, और अल्लाह ताला मुझे क्या हुक्म दे रहा है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी। इसमें ना एक बात ये है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। वो जो आप बारे कहते हैं ना, एस्थेटिक्स दिखाते हैं, ब्यूटी दिखाते हैं, और वो ग्लैमर्स और वो कलरिंग अच्छी खासी की होती है, और बैकग्राउंड बड़ा अच्छा बनाया होता है, और लाइटिंग बड़ी अच्छी की होती है, तो सारा फोकस उधर जा रहा होता है। वो एक हिकमत होती है कि बंदा वीडियो के साथ अटैच रहे। सैयद मुजम्मिल जब इसने चैनल स्टार्ट किया था ना, मैं तब से इसे फॉलो कर रहा हूँ। इसे स्टार्ट में बात की थी कि मैं कभी भी अपने चैनल को ना, अब इतने हाई कैमरा, अब आके उसने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है, उसका मौका बदल गया होगा, लेकिन तब तो करता कि मैं इतना हाई कैमरा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और जो पीछे जो नेचुरल चीजें हैं ना, जो मैं कोई ये नहीं कि अपना बैकग्राउंड चेंज कर दूं एडिट करके, क्योंकि जो पीछे दीवार, जैसी दीवार है ना, और जैसा कलर आपको आ रहा है, जैसा आप फील कर रहे हैं, जो नेचुरल एक मेरे इस वक्त रूम का इन्वायरमेंट है, वही आपको जाए वीडियो के जरिए, ताकि आपका जहन एस्थेटिक्स पर ना जाए, वो वीडियो के सॉरी वो इन्वायरमेंट के एस्थेटिक्स पर ना जाए, मेरे थॉट्स के एस्थेटिक्स पर जाए। तो उसने यही बात की थी। सो ये आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है बहरहाल, लेकिन मसला पता क्या है, कुछ चीज स्टार्ट करने के लिए ना एक मरतबा अटैच करना पड़ता है। तो अब 30-30 मिनट, 40-40 मिनट की एक ऐसी वीडियो जिसके अंदर एक ऐसा बंदा बात कर रहा है कि जिसके पीछे बैकग्राउंड या जो उसकी वीडियो सेटिंग्स है ना, वो इतने अच्छे नहीं है, बहरहाल उसके
अब उसके जो थॉट एस्थेटिक्स है ना, वो जितने मर्जी अच्छे हों, जितने मर्जी कमाल हो, बंदा फौरन स्किप कर देता है। मैंने पिछले दिन एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की अपना, मेरे एक उस्ताद हैं, उनके साथ। तो अब उसका थंबनेल बड़ा कमाल का था, लेकिन अब उस थंबनेल की वजह से ना व्यूज 300 से ऊपर आ गए। बहरहाल जब उसको ओपन करके जाते थे ना, तो आगे अब हमारा कैमरा तो हमारे पास उस वक्त इतने नहीं अच्छे थे, बड़े जो है वो आगे से कलर धीमा धीमा सा, और बड़ा जो है ना वो ब्लैक ब्लैक सा कलर आ रहा था। तो वो जब पता चला कि सही वो एनालिटिक्स जब हमने निकाले ना यूट्यूब से, यूट्यूब स्टूडियो से, तो पता चला कि ठीक 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद लोगों ने स्किप कर दिया। अब वो 322 जो व्यूज आए ना, वो आए किसके बलबूते पे? थंबनेल की क्रिकेट की वजह से आए। जब अंदर गया तो आगे, जब एस्थेटिक्स अच्छे नहीं थे, लोगों ने स्किप कर दिया। सो लोगों को एक मरतबा अटैच करने के लिए ना, ये हिकमत है एक, कि हम ऐसा मेरा ख्याल कर ले। मेरा मेरा मौकफ है, आप बताइएगा कि इस पर आगे का आपका क्या मौकफ है। बहरहाल मेरा मौकफ ये है कि शुरू शुरू में ना एस्थेटिक्स को मैनेज करना चाहिए, ताकि लोग अटैच हो जाएं। जब अटैच हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनको उनकी थॉट बिल्ड की जाएगी, भाई इधर से अपनी जो है वो नजर हटा के इधर मेरी बात सुनो। जब आप उसको अपनी आप अपने फिर उसके बाद थॉट्स के अंदर, और जो है ये बात को कन्वे करने का अंदाज है, उसमें इतनी ज्यादा डोपामिन दे दो उसको। ऐसी एस्थेटिक्स और ऐसी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करो, जैसे इकबाल ने इस्तेमाल की ना शायरी की एस्थेटिक्स, फिलोसफी को बयान करने के लिए उसने शायरी इस्तेमाल की। अब जिसको मर्जी पता ना हो कि इकबाल की फिलोसफी क्या है, उसको ये जरूर पता है कि लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, या फिर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, बड़े झूम झूम के लोग शेर सुना रहे होते हैं ये। तो एक एस्थेटिक्स दे दिया उसने, एक डोपामिन फिट कर दिया, एक डोपामिन दिया। अब लोग अटैच हो गए और लोग वो आना स्टार्ट हो गए। सो ये करना चाहिए। आपने इसको क्रिटिक किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या पता नहीं शायद आप क्या कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, मुझे ये पता नहीं कि आपका क्या अंदर की नीयत थी। बहरहाल लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, ताकि लोग अटैच हों। सर आपने बात की शिकवा और जवाबे शिकवा की, तो आई थिंक शिकवा जो था वो इलामा का एक था, उसने क्यूरियोसिटी सेंटर खोला था, और फिर आपको पता है किस तरह से उनके खिलाफ बातें हुई, और फिर वो क्यूरियोसिटी सेंटर को कैसे उन्होंने बंद किया था जवाबे शिकवा लिख के। तो ये हम्म। तो बहुत बड़ी बात हुई थी कि भाई इतनी बड़ी बात आपने कह दी है कि अल्लाह हमारा केयर नहीं कर रहा, और उसका आंसर कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जवाब अच्छा शिकवा वर्ड में दिया। इस्तेमाल किया आपने, क्यूरियोसिटी सेंटर। हाँ, तो सर वही है ना कि मेरे ख्याल से हमें बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। अब जैसे मैंने एक दफा किसी से क्वेश्चन किया था, बच्चे ही थे, मैं बच्चों से ज्यादा बात कर रही होती हूँ, तो उसे मैंने कहा मतलब वो ऐसे सीधे सीधे स्टोरीज नहीं सुनना चाह रहे होते, तो उनको कुछ ना कुछ आपको वही क्यूरियोसिटी सेंटर खोल के, तो फिर आपको क्वेश्चन, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसे करते थे कि भाई आप ये बताएं कि अगर मदीना के जो है उसमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड किस बंदे को, एक को अगर मिलेंगे तो वो कौन होगा। तो इस तरह से वो, आई थिंक वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव। तो और एक और चीज है, साइकोलॉजी में जाके देखी जाए तो जब आप चीजों को देख रहे होते हैं, तो जो चीज आप नहीं भी देखते वो आपकी स्पिरिट में जा रही होती है, अब्सॉर्ब हो रही होती है। जो भाई ने अभी बात की ना कि अम, हमें जुरासिक पार्क में, उसमें इसी तरह लॉयन किंग की एग्जांपल भी है, उस पे भी बहुत एतराजात उठे थे। हालांकि बच्चों ने वो चीजें तो नोटिस भी नहीं की, लेकिन उनके पेरेंट्स ने की थी कि जो बैकग्राउंड में चीजें हैं ये वो बच्चों की स्पिरिट के, उनकी क्या सोल के लिए अच्छी नहीं है। द लायन किंग मूवी। लाइन किंग मूवी, बिल्कुल उसमें पेरेंट्स ने बहुत, इंग्लिश पेरेंट्स ने, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में तो अवेयरनेस ही नहीं थी तब, तो इंग्लिश पेरेंट्स ने कहा था कि ये अच्छा मैंने क्लाउड्स में वैसे क्या वो चीजें बनी हैं। मूवी तो नहीं देखी, मैंने मूवी नहीं देखी, मैंने उसे कार्टून देखे थे बचपन में, सिम्बा के कार्टून सर वो देखे, बचपन के कार्टून ही द मैं लायन कह रही किंग। हूँ, वही वाली मूवी, द लॉयन किंग, या आई एम टॉकिंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। उसके कार्टून भी थे ना, मतलब कि पहले कार्टून थे, बाद में मूवी बनी है, तो वो मैंने तो कार्टून देखे हुए हैं। पर हाल उसमें ऐसी क्या चीज थी जिसपे उन्होंने क्रिटिसाइज किया वैसे? सर वो आप खुद से रिसर्च कर लीजिएगा, उसकी डिटेल्स मैं नहीं आपके साथ शेयर कर सकती अभी, तो वो है, अच्छा। मतलब ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी सोल में जाती हैं, और ये लोग शयातीन जो हैं इस तरह की चीजें बनाते हैं, दिखा कुछ रहे होते हैं। अभी आप देख रहे हैं हमारे बच्चों का जो हीरो है वो मिस्टर बीन है, और क्या है वो जी मिस्टर जी। बीस्ट। तो उस उसमें वो सब चीज क्योंकि उन्हें पैसे को खालिद उसका इब्ने वलीद का मेन है ना पॉइंट, पता। फोकल पॉइंट जो है ना। जी जी, बात करें आप। इस डन सर, मैंने बात कर ली है। जी, क्योंकि उन्हें खालिद इब्ने वलीद का नहीं ना पता, उनको नहीं पता कि खालिद इब्ने वलीद नाम किस चीज का है, और उमर इब्न खत्ताब किस चीज को कहते हैं। हजरत उमर ने जब खत भेजा था ना, जब अब उनको पता है कि जब फलां ने ये डायलॉग मार दिया, सुपरमैन ने आगे पंच कर दिया, और बस उनके जब हमने उनको वो चीजें पिक्चराइज की हैं और वो चीजें बच्चों को दी हैं,
तो बस वो उधर ही जाएंगे ना, फिर वो सुपरमैन ही बनेंगे। अब जब उनको पता चले कि उमर बिन खत्ताब ने जब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब भेजा खत कैसरो किसरा के, सोचें एक मरतबा एक अरब, जिसको उस दौर का अफगानिस्तान, उस दौर के अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर किसको खत भेज रहा है? उस दौर के अमेरिका को और रशिया को। क्या लिख के भेज रहा है कि मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूँ। ठीक है। तो ये है हजरत उमर बिन खत्ताब, इससे दुनिया कांपती थी। और हजरत खालिद बिन वलीद जंग पे गए थे, हम कहा कि तुम्हारा खून, मैंने सुना तुम्हारा खून बहुत मीठा है, तो हम तुम्हारा खून पीने आए हैं। सो वो जो एक करिज और ब्रेवरी का एक वो एस्थेटिक्स होते हैं ना, जिसको बच्चे कैच करते हैं सुपरमैन एंड बैटमैन के जरिए, वो उनको असल में ये नहीं पता कि ये तो एक इमेजिनरी दुनिया है ना, एक इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं। जब उनको बताया जाना है कि बेटा ये जो सब कुछ है ना, ये असल के अंदर भी हुआ हुआ है, लेकिन असल में वो बैटमैन ने नहीं किया, वो खालिद इब्न वलीद ने किया। तो वो बच्चा फिर उसका वो बच्चा, हर बच्चा उठ के कहेगा कि मैंने खालिद इब्न वलीद बनाई। फिर वो शर्ट्स ऐसी बनवाएगा कि वालिदा मेरी ऐसी शर्ट बनवाएंगे जिसपे ऊपर खालिद इब्न वलीद लिखा हो। वो उधर उनसे इंस्पायर होंगे। सो कुछ हमने भी नई बच्चों को पढ़ाया ना, बताया। अगर बताया होता, वो सेलिब्रिटी क्लास सामने रखी होती, तो वो उधर को अट्रैक्ट होते। बहरहाल, जो अच्छा आयशा, आप ये अली भाई ने तो देखा है उसका, नुमान अली खान साहब का जो भी था वो आखिरी मौजज़ा सीरीज, आपने देखी है? आपको मैंने मेनली रिकमेंड की जी थी। बिल्कुल, मैंने उसको, हाँ हाँ हाँ, मैंने उसको बिल्कुल देखा, शुरू किया था। और यस, तो कैसा मुझे आपने नहीं पता पाया मैं कौन उसको? सी। सर बहुत अच्छा माशाल्लाह से, वो अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल, मुझे ऐसा, वैसे मैं सच्ची बात बताऊं, मैं ऐसी बात शायद आई शुड से और नॉट, बट ये कि वो उन्होंने खुद भी ये चीज कही थी कि उन्होंने जो डिस्कशन अरब्स के साथ की हुई है उसको ऑलमोस्ट, अब मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग ये भी नहीं करते हैं। एंड ही इज डूइंग, एंड दैट्स ग्रेट माशाल्लाह। जी जी। तो यस, अरब्स जो हैं सर वो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें चूंकि उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, तो इनकी बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उनसे बात की, उनकी लैंग्वेज को समझा, एंड ही इज आल्सो जो है हम लोगों तक वो मैसेज दे रहे हैं। मैंने एक ना सोचा हुआ है, आगे जाकर ना एक प्लान सोचा हुआ है, तो उसमें इंशाल्लाह अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो इंशाल्लाह ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। लेकिन अभी वो टाइम उसको थोड़ा सा है, मैं खुद ताकि अरबी की उस डेप्थ में चला जाऊँ एक मरतबा। जब हम अरबी की डेप्थ में चले गए, अरबिक लैंग्वेज की, हमें मुहावरतन बातें समझना स्टार्ट होगी, उसके तंज में कहाँ बात हो रही है, कहाँ क्या बात हो रही है, कहाँ मजाक में बात हो रही है, कहाँ सीरियस और कहाँ हुक्मिया बात हो रही है, और कहाँ मशवरा भी। अब जैसा ये नुक्ता इल्म वाले भाई हैं, कल इन्होंने एक, बल्कि इन्होंने मुझे एक जो है ना वो, अली भाई आप ही थे मेरे ख्याल, तो उन्होंने मुझे जी शेयर जी। किया, क्या अपना नाम है, एक हदीस, वही वाली, हजरत, मेरा ख्याल उदय किनसे यमान। मरवी है, आपने मुझे शेयर की थी, आपने की जी थी ना? जी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। हाँ, हजरत हुज़ैफा बिन यमान की। अब उसके अंदर जो उसका जवाब इधर ही सुन लें आप, कि उसमें जो आपने वो पेश किया ना, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा जो हाकिम हो वो बुरा ही क्यों ना हो, तो तुमने उसकी इताअत करनी है। और वो तुम पे जुल्म भी कर रहा हो अगर, और वो हाकिम बुरा हो, तो तुमने उसकी इताअत करनी है। ये थी ना हदीस। जी जी। अब उसको उसका कॉन्टेक्ट, अब मैं आपको रात को जवाब दे देना था, असल में तो मुझे नींद बहुत आई हुई थी और सख्त किस्म के, मैंने जो है ना वो थका हुआ था। सो मैंने कहा था इधर इधर एड्रेस कर दूंगा मैं। असल में ना उसके अंदर के अपना अली भाई, जी देखिए जी। कि हज़रत इमाम बुखारी ने वो हदीस किस बाब में ली है। एक टर्म होती है तर्जमातुल अबवाब। उसका जी मतलब होता है कि तराजमुल अबवाब के किस कॉन्टेक्स्ट में हज़रत इमाम बुखारी उसको किस जगह पे लेकर आ रहे हैं, किस अपना फील्ड में लेकर आ रहे हैं। तो वो बाबुल फितन के दौर की जो है ना, वो उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसको फिट किया। अब उसके अंदर जो मैंने अभी बात कर रहा था ना, कि अरबी की बात करते हुए मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें जानना है कि ये हुक्मिया अल्फाज हो रहे हैं, या फिर ये एक बताया जा रहा है कि आपकी विल है, आप कर लो तो ठीक है, कर नहीं कर लो तो नहीं, ये करना बेहतर है। या फिर वहां पर जो है वो इंडिविजुअल बात की जा रही है, या पूरी उम्मत के हवाले से बात की जा रही है कि पूरी उम्मत को करना चाहिए, या इज्तमाअत के मामला, ये इजमा पे आकर पूरी उम्मत को एक्शन लेना चाहिए कि इंडिविजुअल बंदे को एक्शन लेना चाहिए।
तो वो ये चीजें अरबी में जब हम सीखेंगे ना, तो हमें ये फिर ये जो इख्तलाफात है ना, खुद आहिस्ता आहिस्ता रिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे, हमें डेप्थ पता चलना शुरू हो जाएगी। अब उस हदीस के अंदर ना अल्लाह के नबी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। जब उन्होंने पूछा ना कि मुझे क्या करना चाहिए उस दौर के अंदर, वो पूरी हदीस पढ़े ना आप कॉन्टेक्स्ट, तो उन्होंने इंडिविजुअली बात की है अल्लाह के नबी से कि मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम उसकी इताअत कर लो ताकि अपनी जान बचा लो, जो उधर उस वक्त उस दौर का जो हाकिम है ना, जो जाबिर है। लेकिन अगर आप हुसैन इब्न अली बनोगे तो वो फिर तकवा है आपका, उठोगे उसके खिलाफ, उठकर आप बगावत करोगे। और बगावत तो नहीं कहेंगे उसको, मतलब उसकी 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 बगावत, इस्लाम के खिलाफ जो बगावत है उसको कुचलोगे और खड़े होकर एक रेवोल्यूशन लेकर आओगे, सो आपको अल्लाह फिर उसका जजा भी देगा। लेकिन अगर इस्लाम फिर हमें एक्सटेंशन देता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो है नहीं है कि अगर हम हमारी जान जा रही है, हमारी जान जाने के दौरान हम जो है वो हराम खाना भी खा सकते हैं, या हमें कोई काफिर गन पॉइंट पे कहता है कलमा पढ़, तो हम अपनी जान बचाने के लिए कलमा कुफर पढ़ भी सकते हैं। तो वो कहते हैं कलमा कुफर पढ़, तो हम कलमा कुफर पढ़ भी सकते हैं। तो इस्लाम में हमें इतनी एक्सटेंशन देता है। सो उसमें जो बात की ना अल्लाह के नबी ने, वो उनको एक एज ए एक्सटेंशन दी कि जब फितनों का दौर आएगा तो एक इंडिविजुअल को इस्लाम ये एक्सटेंशन देता है कि वो उस जो जाबिर हाकिम है ना, जो आप पे जबर कर रहा है, उसके अंदर आप जाके पढ़ें कि जो नीचे उस पर तबसरा भी किया प्रॉपरली हजरत इमाम बुखारी ने, और ऊपर उन्होंने बाबुल फितर में उसको लिया है। क्या ख्याल आप आपका इसके बारे में? हाँ, नहीं, आप सही कह रहे हैं कि वो फितन के दौर में जब वो जालिम उस पे मतलब हावी हो जाता है, हुकूमत में आ गया और वो उनको तंग करता है, उन पे जुल्म करता है। जी जी, ये तो आपका एड्रेस हो गया। बाकी फलसफा इस्लाम का वही है कि आपने बनना हुसैन इब्न अली है। हाँ, लेकिन पकड़ नहीं होगी अगर आप इंडिविजुअली जो है वो पीछे खड़े, जो कहते हैं ना, साहिल दीन साहब का यही मेरा इख्तिलाफ है, जो कहते हैं ना कि या तो आप या तो इस्लाम के लिए हुसैन इब्न अली बने, और या फिर आप फेल हैं, आप मतलब कि फिर आप गए। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने एक्सटेंशन दी है कि भाई आपके अंदर नई कुव्वत है ना, तो आप ठीक है, दिल में बुरा जानो घर में बैठो आपको फिर, लेकिन वो फिर फजीलत नहीं मिलेगी, वो जन्नत का वो मुकाम, जन्नत में वो मुकाम नहीं मिलेगा फिर आपको, जो हुसैन इब्न अली के नक्शे कदम पर चलने वालों को मिलेगा। हम्म। ठीक है। अच्छा तो सलमान भाई, इसमें ये भी है ना कि जैसे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे और वहां पे जो नए मुसलमान हो रहे थे, जैसे हजरत अम्मार यासिर, उनकी वालदा सुमैया, उनको भी कत्ल कर दिया गया था मक्का में, क्योंकि वो इस्लाम लेके आई, मुसलमान हुई। तो वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का हुक्म, लड़ाई का हुक्म नहीं दिया अपने जो असहाब थे उस वक्त, थोड़े से, और बल्कि उन्हें सब्र का हुक्म दिया। और फिर वहां से अ, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फिर हिजरत भी की मदीने की तरफ। और इवन के खाना काबा भी मक्का में था, लेकिन उसको भी छोड़ के और अपने